नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर है शकील साजिद। डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम लेकर चर्चा है और आज चर्चा की शुरुआत एक बेहद दुखद खबर से। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रविवार को बांडी बीच पर हुए आतंकी हमले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार इस हमले को अंजाम देने वाले दोनों हमलावर बाप बेटे हैं। दोनों के पाकिस्तानी मूल के होने का शक जताया जा रहा है। इस हमले में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 45 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में एक 10 साल की बच्ची और एक इजरायली नागरिक भी शामिल है। रविवार को बांडी बीच पर यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का फेस्टिवल मना रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने भीड़ पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 50 साल के साजिद अकरम को वहीं गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क ने बताया कि साजिद अकरम साल 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। बाद में उसने एक ऑस्ट्रेलियाई महिला वेरिना से शादी की और पार्टनर वीजा पर रहने लगा। उसके पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। हालांकि उसका बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था और वह ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसी जानकारियां मिली है कि साजिद अकरम पाकिस्तान से आया था, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया में कहां से आकर बसा, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। नवीद अकरम साल 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी की जांच के दायरे में आया था, लेकिन उस वक्त उसे किसी तरह का खतरा नहीं माना गया था। हमले के बाद साजिद की पत्नी वेरिना ने मीडिया से कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनके पति और बेटे ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनका बेटा अच्छा इंसान है और कभी गलत संगत में नहीं रहा। पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम के पास लाइसेंसी बंदूक थी, जिसका वह शिकार के लिए इस्तेमाल करता था। वह एक गन क्लब का सदस्य भी था और उसके पास कानूनी रूप से 6 बंदूकें थीं। पुलिस ने बताया कि हमला करने से पहले बाप बेटे ने परिवार से कहा था कि वे मछली पकड़ने जा रहे हैं। साजिद अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। हमले के बाद पुलिस ने उस घर पर छापा मारा। रिपोर्ट के अनुसार साजिद एक फलों की दुकान चलाता था। इस हमले के दौरान अहमद नाम के एक शख्स ने बहादुरी दिखाते हुए एक आतंकी को पकड़ लिया, जो ये बताता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, हिंसा का कोई मजहब नहीं होता। वीडियो में देखा गया है कि वह चुपचाप एक कार के पीछे से आकर हमलावर नवीद अकरम पर काबू कर लेते हैं और उससे राइफल छीन लेते हैं। उनकी इस हिम्मत से कई लोगों की जान बच गई। उन्होंने आतंकी को काफी दूर तक दौड़ाया और उसे रोकने की कोशिश की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से यहूदी विरोधी भावना बढ़ी है। नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का फैसला यहूदी विरोधी सोच को बढ़ावा देता है। उनके मुताबिक गाजा युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन सरकार ने रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए। इस हमले के बाद सुरक्षा को देखते हुए मेलबर्न में होने वाला हनुक्का फेस्टिवल रद्द कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में करीब 1.2 लाख यहूदी रहते हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा मेलबर्न में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बड़े स्तर पर गोलीबारी की घटनाएं बहुत कम होती है। साल 1996 में पोर्ट आर्थर हमले के बाद यहां गन कानून काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। इसके बावजूद कभी कभी हिंसक घटनाएं सामने आती है। हाल ही में अप्रैल 2024 में सिडनी के एक शॉपिंग सेंटर में चाकू से हमला हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। बहरहाल किसी भी हालत में, किसी भी रूप में हिंसा बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो अपने ऊपर किए गए जुल्मों के बदले में भी की जाती है। तो ये हिंसा बर्दाश्त नहीं है और हम सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, जो पार्टी के शीर्ष संगठनात्मक पदों में से एक है।
सिर्फ 45 साल के नितिन नवीन भाजपा के इतिहास में इस पद पर आने वाले सबसे नौजवान लीडर हैं। इससे पार्टी के युवा नेतृत्व को बल मिलने की खासी उम्मीद जताई जा रही है। यह नियुक्ति भाजपा के संसदीय बोर्ड द्वारा की गई और तुरंत प्रभाव से लागू हुई है, जिससे पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है और इसकी सराहनीय हो रही है। नितिन नवीन वर्तमान में बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं और पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। वे पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं और पिता के निधन के बाद सक्रिय राजनीति में आए हैं, जहां उन्होंने पार्टी संगठन और चुनावी प्रबंधन में तेजी से पहचान बनाई है। नितिन नवीन ने भाजपा में भाजयुमो के राष्ट्रीय महासचिव, बिहार युवा मोर्चा अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के प्रभारी जैसी प्रमुख जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनका संगठन कौशल मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी नियुक्ति पर बधाई दी है। इसे युवा नेतृत्व और संगठन शक्ति को जोड़ने के रूप में माना है। भाजपा की यह नियुक्ति युवा नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने, लोकसभा 2029 की तैयारियों को मजबूती देने और संगठन में नया जोश भरने की दिशा में एक अहम कदम कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन को इस बेहद अहम और नई जिम्मेदारी देने पर बधाई दी है और शुभकामनाएं दी है। आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों एक बहुत जबरदस्त खेल की दुनिया की शख्सियत हिंदुस्तान आई। जी हाँ, लियोनेल मेसी। कल ही वो वापस लौटे हैं और वर्तमान में वो भारत दौरे में थे। जैसे ही उनके आने की खबर फैली थी, फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मेसी को देखने के लोग काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। उनके चाहने वाले उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि फुटबॉल वाले अपनी प्रेरणा मानते हैं। मेसी अपने शानदार फुटबॉल के साथ साथ अपनी सादगी और सोच के लिए भी जाने जाते हैं। दुनिया भर में उनके फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। उन्हें फुटबॉल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में गिना जाता है। लोग उन्हें GOAT यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी कहते हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। मेसी का बचपन बेहद संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू किया। वो अपने स्थानीय क्लब ग्रैंडोली के लिए खेलते थे, जहां उनके पिता के कोच थे। छोटी उम्र में ही उनका टैलेंट साफ नजर आने लगा। 11 साल की उम्र में उनकी जिंदगी में एक बड़ी मुश्किल आई। उन्हें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी हो गई, जिसके इलाज में काफ़ी खर्च आता था। उनके क्लब न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज ने कुछ समय तक मदद की, लेकिन परिवार के लिए इतना महंगा इलाज कराना संभव नहीं था। उसके बाद 13 साल की उम्र में मेसी के परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया। स्पेन के मशहूर क्लब FC बार्सिलोना ने उनकी काबिलियत को पहचाना और इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। इसलिए शर्त थी कि मेसी को स्पेन आकर खेलना होगा। मेसी बार्सिलोना की युवा अकादमी ला मासिया में शामिल हो गए, जहां उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खुद को साबित किया। स्वभाव से शांत और कम बोलने वाले, लेकिन मैदान पर उनका खेल सब कुछ बयां कर देता है। अक्टूबर 2004 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया और जल्द ही रिकॉर्ड बनाने लगे। आज मेसी एक महान फुटबॉलर नहीं बल्कि लाखों नौजवानों के लिए उम्मीद और हौसले की मिसाल है। वो अक्सर कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है। मेसी का मानना है कि अगर आप अपने सपने पर भरोसा रखते हैं, हार नहीं मानते, तो कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। मेसी के कुछ प्रेरक विचार लोगों को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हार से सीखना बहुत ज़रूरी है और खुद पर भरोसा रखने सबसे बड़ी ताकत है। ये सब शब्द उनके हैं, आज भी लाखों लोगों को अपने सपनों के पीछे भागने की प्रेरणा देते हैं। हालांकि थोड़े से विवाद भी जुड़े रहे जब वो सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता आए, जहाँ पे शाहरुख खान और बहुत सारे दूसरे लोगों ने, बहुत सारे फुटबॉल के चाहने वालों ने उनका स्वागत किया, उनसे मिले, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 23 मिनट वो थे और आयोजकों की जो वहाँ पर बद इंतज़ामी थी उसकी वजह से वहाँ थोड़ा भगदड़ मड़ी और जो वहाँ दत्ता जो मुख्य आयोजक थी उसको DGP ने विशेष रूप से इसके लिए दोषी माना और उनकी पूरी टीम को के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। उसके बाद वो हैदराबाद गए, जहां CM रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में उनके बहुत शानदार अगवानी की। वहाँ के लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया। वहाँ राहुल गांधी भी उनसे मिले और कल मुंबई वो अपने फैंस से मिले, मुंबई में लोगों से मिले, बहुत सारे नौजवान बच्चों से मिले और हमारे महंतम
जो क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर से मिले, जहां सचिन तेंदुलकर ने अपनी 10 नंबर की उनकी जर्सी दी और इस तरह से एक बहुत शानदार दौरे के बाद वे वापस आए। आगे बढ़ते हैं खेल में ही। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा T20 मैच 7 विकेट से जीत लिया है। जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। कल शाम खेले गए इस मुकाबले में भारत को 118 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने सिर्फ 15.5 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आखिरी ओवर में शिवम दुबे ने लगातार 2 चौके लगाकर टीम को जीत दिलाई। वे 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। धर्मशाला स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 117 रन पर आउट हो गई। शुरुआत बेहद खराब रही। 7 रन पर उसके 3 विकेट गए। क्विंटन डिकॉक 1 रन, रीजा हेडिक्स बिना खाता खोले और डेवाल्ड ब्रेविस 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद एडन मार्करम कप्तान ने एक छोर संभालते हुए अच्छी पारी के लिए उन्होंने 40 गेंदों में 61 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होते ही अफ्रीकी पारी बिखर गई। डेनेवान फराना ने 20 रन का योगदान दिया। भारत की ओर से अर्शदीप, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को 1-1 सफलता मिली। लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम को ओपनर से शानदार शुरुआत दिलाई। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर सिर्फ 31 गेंदों में 68 रन जोड़ दिए। अभिषेक ने 18 गेंदों में 35 रन बनाए, जबकि गिल ने 28 रन की पारी खेली। इसके बाद तिलक वर्मा ने संभल कर खेलते हुए नाबाद 26 रन बनाए और टीम को जीत तक पहुंचा दिया। आगे बढ़ते हैं। लुआना लोप्सलारा ने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में सेल्फ मेड अरबपति का खिताब हासिल किया है, जो इस वक्त दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला अरबपति है। लुआना लोप्सलारा का जन्म ब्राजील के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनकी मां शिक्षिका और पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। लुआना ने कम उम्र में ही प्रोफेशनल बैले डांसर के रूप में प्रशिक्षण लिया और ऑस्ट्रिया में परफॉर्म किया। यह दौर आर्थिक रूप से आसान नहीं था, लेकिन इसी ने उनमें दृढ़ता और फोकस विकसित किया। बैलरी के बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली, जहां उन्होंने अपनी तकनीकी और बिजनेस समझ को मजबूत किया। आगे चलकर कल्शी नाम के भविष्यवाणी मार्केट प्लेटफॉर्म की सह स्थापना की, जिसकी वैल्यूएशन हाल ही में 11 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इसने उन्हें अरबपति बना दिया है। कल्शी एक प्रिडिक्शन मार्केट मंच है, जिसमें लोग चुनाव, खेल और सांस्कृतिक घटनाओं के भविष्य के निष्कर्षों पर ट्रेड कर सकते हैं। ये वित्तीय तकनीक और रिटेल ट्रेडिंग का नया मॉडल है, एकदम नया। कल्शी ने वित्तीय निवेश में $1 बिलियन की ताज़ा पूंजी जुटाई, जिससे कंपनी की वैल्यू लगभग $11 बिलियन हो गई और लुआना के करीब 12% हिस्सेदारी के बदौलत लगभग ₹10,660 करोड़ की रकम बनी। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक लुआना ने 31 साल की स्केल A1 को फाउंडर लूसी गियो को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति की पोजीशन हासिल की है, जो एक बड़ा वैश्विक रिकॉर्ड है। उनकी कहानी बेले की कठिन अनुशासन से लेकर टेक उद्योग और फाइनेंशियल मार्केट की ऊंचाइयों तक एक प्रेरणादायक सफर है, जो ये दिखाती है कि नवाचार, मेहनत और अगली पीढ़ी के फोकस से असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कई मायनों में खास होने जा रहा। अगले साल ये टूर्नामेंट कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में संयुक्त रूप से खेला जाएगा और पहली बार इसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी। अब तक विश्व कप में 32 टीमें खेलती थी, लेकिन इस बार ज़्यादा देशों को अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा। इसी वजह से कई ऐसे देश भी विश्व कप में पहुंच पाए हैं, जो अब तक सिर्फ सपना ही देखते थे। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना अपने अभियान की शुरुआत 16 जून को अल्जीरिया के खिलाफ करेगी, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ बड़ी टीमों की नहीं। हम आज आपको खास चीज़ें बता रही हैं, बल्कि उन नए चेहरों की है जो पहली बार फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर उतरने वाले हैं। केप वर्ड, जॉर्डन, कुराओको और उज्बेकिस्तान जैसे छोटे छोटे देश पहली बार फीफा विश्व कप खेलते नजर आएंगे। केप वर्ड की कहानी काफ़ी दिलचस्प। इस देश की आबादी करीब 6 लाख है और यह जनसंख्या के हिसाब से विश्व कप खेलने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है। केप वर्ड ने 1990 में पहली बार विश्व कप क्वालिफायर खेले थे। उसके बाद उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में बसे अपने मूल के खिलाड़ियों को ढूंढा और टीम से जोड़ा। टीम में कई खिलाड़ी डच मूल के हैं। खिलाड़ी रॉबर्टो लोप्स, जो आयरलैंड में जन्मे हैं, उन्हें टीम मैनेजमेंट ने लिंक्डइन के जरिए खोजा था। आज वही खिलाड़ी विश्व कप खेलने जा रहे हैं।
कुराकाओ इस विश्व कप में खेलने वाला सबसे छोटा देश होगा। इसकी आबादी, माफ कीजिएगा, सिर्फ करीब 1.5 लाख है। इसके बावजूद फुटबॉल को लेकर यहां जबरदस्त जुनून है। करीब 10 साल पहले कुराकाओ की फीफा रेटिंग 150 के आसपास थी, लेकिन अब यह टीम 82वें स्थान तक पहुंच चुकी है। इसी टीम के कोच 68 साल के डिक एडवोकेट होंगे, जो विश्व कप इतिहास के सबसे उम्रदराज कोच बनेंगे। अरब देश जॉर्डन का इंतजार भी आखिरकार खत्म हो गया है। जॉर्डन ने करीब 40 साल पहले विश्व कप क्वालिफाइंग खेलना शुरू किया था, लेकिन हर बार आखिरी दौर से पहले बाहर हो जाता था। इस बार जॉर्डन ने एशियन क्वालिफायर में शानदार खेल दिखाया और ग्रुप बी में साउथ कोरिया के साथ दूसरा स्थान हासिल कर विश्व कप का टिकट पक्का कर लिया। उज्बेकिस्तान भी लंबे वक्त से इस मौके का इंतजार कर रहा था। यह टीम एशिया की मजबूत टीमों में गिनी जाती है। 2006 और 2014 के विश्व कप क्वालिफायर में उज्बेकिस्तान आखिरी दौर तक पहुंचा, लेकिन तब चूक गया था। इस बार खिलाड़ियों ने कोई गलती नहीं की और आखिरकार माफ कीजिएगा, पहली बार विश्व कप में जगह बना ली। दूसरी ओर ब्राजील एक ऐसा देश है जिसने अब तक खेले गए सभी 22 बहुत बड़ा रिकॉर्ड है विश्व कप में हिस्सा लिया है। वहीं फीफा के कुल 211 सदस्य देशों में से 132 ऐसे देश हैं जो अब तक एक भी विश्व कप नहीं खेल पाए हैं। ऐसे में 48 टीमों वाला है नया फॉर्मेट कई छोटे और उभरते देशों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं। कल भारतीय सिनेमा के शोमैन, जी हाँ, राज कपूर, उनका जन्मदिन था। राज कपूर का नाम आते ही दिमाग में कैसा कलाकार उभरता है जो बहुत सादा, सिंपल, मासूम और आम आदमी की तरह लगता है। चेहरे पर भोली सी मुस्कान, आंखों में गहराई और चाल में चार्ली चैपलिन जैसी अदा। जी हाँ, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये सिर्फ राज कपूर ही गा सकते थे और उन पे ही बहुत भला लगता था। सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, लोगों की जिंदगी को पर्दे पर उतारा उन्होंने। गरीबी, बेरोजगारी, दुख दर्द, आम इंसान की मजबूरी बहुत आसान सहल भाषा में दिखाया। आज राज कपूर की 101वीं बर्थ एनिवर्सरी है और इस मौके पर उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास किस्से। राज कपूर बचपन से ही चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फैन थे। खुद बताया था कि जब लोग चैपलिन की फिल्में देखकर हंसते थे तब उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। उन्हें लगता था कि चैपलिन का किरदार अकेले आदमी का दर्द दिखाता है। शायद यही वजह था कि बड़े होकर उन्होंने अपनी फिल्मों में ऐसे ही किरदार निभाए जो कहाँ से आते थे और कहीं चले जाते थे, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता था। आवारा, श्री 420 और मेरा नाम जोकर में ये बात साफ नजर आती है। ए भाई, जरा देख के चलो। राज कपूर असल जिंदगी में भी बहुत सादगी पसंद थे। उनके बेटे रणधीर कपूर ने बताया कि एक बार एक भिखारी ने उनका मजाक उड़ाया क्योंकि वह छोटी कार में चलते थे। इस बात से रणधीर को बुरा लगा और उन्होंने महंगी नई कार खरीद ली। जब उन्होंने अपने पिता से ऐसी कार लेने को कहा तो राज कपूर ने हंसकर कहा, मैं अगर बस में भी बैठूंगा तो लोग कहेंगे कि देखो राज कपूर बस में जा रहा है। उन्हें दिखावे की नहीं, पहचान की परवाह थी। राज कपूर सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बेहद लोकप्रिय थे। उनकी फिल्म आवारा रूस में ज़बरदस्त हिट हुई थी। वहाँ लाखों लोग उन्हें देखने आते थे। जब वह मॉस्को पहुंचे थे, लोगों ने उनकी टैक्सी को कंधे पर उठा लिया। मेरा जूता है जापानी, ये गाना बेहद पसंद करते थे विदेशों में लोग। उनकी फिल्में चीन, तुर्की और कई दूसरी देशों में भी पसंद की जा गई। कहा जाता है चीन के बड़े नेता उनका गाना आवारा हूँ पसंद करते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी ये सुनकर हैरान रह गए थे कि राज कपूर चीन में इतने मशहूर हैं। राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी बहुत चर्चित रही। दोनों की जोड़ी पर्दे पर लोगों को बहुत पसंद आई, लेकिन असल जिंदगी में ये रिश्ता दर्द से भरा था। शादीशुदा थे पहले से राज कपूर। जब उन्हें समझ में आया कि राज कपूर परिवार को छोड़ नहीं पाएंगे तो नरगिस ने उनसे चुपचाप रिश्ता खत्म कर दिया, ऐसा बताया जाता है। राज कपूर ने खुद बताया था कि एक दिन नरगिस ऊंची हिल्स पहनकर उनसे मिलने आई और उन्हें देखते ही एहसास हो गया कि अब सब खत्म हो गया। बाद में नरगिस की ज़िंदगी में शानदार, दमदार पर्सनालिटी सुनील दत्त आए। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त ने आग से उनकी जान बचाई। वहीं से दोनों के खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत हुई। दोनों ने शादी कर ली। राज कपूर नए लोगों को मौका देने में भी आगे रहते थे। बाबी फिल्म से उन्होंने ऋषि कपूर और डिम्पल कापाड़िया को चांस दिया। शूटिंग के दौरान कई बार खतरनाक सीन हुए, लेकिन राज कपूर के सीन
बिल्कुल असली चाहिए होता था। वह पैसे से ज़्यादा अपने काम और जुनून को अहमियत देते थे। वो आम आदमी की आवाज़ थी। उनकी फिल्में आज भी इसलिए याद की जाती हैं क्योंकि उनमें सच्चाई थी, एक खूबसूरती थी, इंसान की कहानी थी। इतने साल भी लोग उन्हें प्यार से शोमैन राज कपूर कहते हैं और हम सब राज कपूर को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। डीए न्यूज़ की तरफ से, एमडी अरुण भद्रा, शकील साजिद की तरफ से नमस्कार।